गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम फिर एक नए क्लास को लेके आए हैं जिसमें हम लोग रिफिलिंग के बारे में बात करेंगे। रिफिलिंग प्रोसेस। रिफिलिंग प्रोसेस। रिफिलिंग प्रोसेस हमारा क्या है, इसके बारे में आज हम लोग आज के क्लास में देखेंगे। इससे पिछले क्लास में हम लोग बेरिंग्स के बारे में डिटेल जान लिए थे। बेरिंग्स के कितने टाइप्स हैं। बेरिंग्स के हमारे दो टाइप्स थे, फ्रिक्शन बेरिंग, एंटी फ्रिक्शन बेरिंग। फ्रिक्शन बेरिंग के अंतर्गत कितने टाइप्स थे, एंटी फ्रिक्शन बेरिंग के अंतर्गत कितने टाइप्स थे। उसके साथ साथ बेरिंग्स मटेरियल देखिए। बेरिंग्स मटेरियल में हमारे फेरस मेटल से बने, नॉन फेरस मेटल से बने बेरिंग, सिंथेटिक्स से बने बेरिंग, सबके बारे में हम लोग डिटेल्स देख चुके हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, जब हमारा बेरिंग खराब हो जाता है या फिर बेरिंग के कुछ रोलर्स बेरिंग हो गए, बॉल बेरिंग हो गए, उसके एक दो पार्ट्स खराब हो जाते हैं, तो उसको क्या हम लोग दोबारा रीयूज में ले सकते हैं। इससे हमारा क्या होगा, बेरिंग के कॉस्ट हमारे कम होते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉल बेरिंग, ठीक है, ये हमारे बॉल से, ये बॉल बेरिंग में हमारा क्या होगा, ये बॉल से चलने के जो हमारे रास्ते हैं, इस रास्ते में हमारा कोई खराबी आ जाता है। तो ये रास्ते में खराबी आने के कारण हमारा इनर रेसा, आउटर रेसा सब कुछ सही है। इनर, आउटर, केज, बॉल रोलर, इतने ही पार्ट्स से मिलकर हमारा क्या होता है, बेरिंग हमारा बना होता है। ये बेरिंग्स हमारे जो होते हैं, इसमें कोई एक चीज हमारा अगर खराब होता है, उसके कारण हम लोग क्या करते हैं, पूरे बेरिंग को ही चेंज कर देते हैं। जिससे हमारा क्या होता है, अगर बेरिंग का मूल्य हमारा 350 रुपए है, क्या है, बेरिंग का कॉस्ट हमारा 350 रुपए है, तो वहां पे हमारा क्या होता है, जब हमारा कोई एक पार्ट खराब होता है, क्या करते हैं हम, कंप्लीट बेरिंग को चेंज करते हैं, तो हमारा कॉस्ट कितना होता है, 350 रुपए लग जाता है। क्या होता है, पूरा का पूरा 350 रुपए कॉस्ट लग जाता है। लेकिन रिफिलिंग प्रोसेस अगर हम करते हैं तो यही 350 रुपए की बेरिंग अधिक से अधिक हमको 50 रुपए में भी तैयार हो जाता है। रिफिलिंग प्रोसेस करके हम यही बेरिंग को अधिक से अधिक 50 रुपए में तैयार कर सकते हैं। तो ये इसको हम दोबारा रीयूज कैसे करते हैं, दोबारा फिर से उसी बेरिंग को हम लोग कार्य में कैसे ले लेते हैं। अगर उसके एक पार्ट्स खराब हो जाते हैं तो उस पार्ट्स को हम लोग चेंज कैसे करते हैं, या फिर उस पार्ट्स को जो हमारा पूरी की तरह पूरी रस्ट लग गया है, क्या हो गया, रस्ट लग गया, जंग लग गया, या फिर बेरिंग हमारा बहुत दिनों से यूज नहीं होने के कारण सूखा पड़ गया है, वो क्या बेरिंग के अंदर का जो ग्रीस वगैरह लुब्रिकेंट वगैरह यूज किया गया था वो हमारा उसके अंदर सूख गया है, उसको हमको जब कार्य में लेना होता है तो हम लोग क्या करते हैं। तो जैसे एग्जांपल एक हम लोग देखते हैं, अगर उसके इनर रेसा में खराबी आती है तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ जनरली इनर रेसा को ही न्यू लगा देंगे, इनर रेसा को ही न्यू लगा देंगे, तो पूरा का पूरा मेरा फिर से बेरिंग काम करना स्टार्ट कर देगा। आउटर रेसा खराब होगा तो आउटर रेसा लगा देंगे, केज खराब होगा तो केज चेंज कर देंगे, बॉल या फिर रोलर्स हमारे खराब होंगे, बॉल्स में तो सारे बॉल्स खराब होंगे तो सारे चेंज कर देंगे, एक दो बॉल खराब होते हैं तो एक दो बॉल चेंज कर देंगे, रोलर्स में भी हमारे एक दो रोलर्स खराब होते हैं तो एक दो रोलर्स ही सिर्फ चेंज करेंगे, या फिर
बॉल या फिर रोलर यूज करने के लिए जो घाट बने होते हैं, इसमें अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि स्क्रैच वगैरह आ जाता है, तो अगर उसमें किसी भी प्रकार की खराबी आई तो उसको हम लोग चेंज करके क्या कर सकते हैं, फिर से इसको दोबारा कार्य में हम लोग ले सकते हैं। तो इसी को जो हम लोग दोबारा रीयूज कर ले रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफिलिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं, रिफिलिंग प्रोसेस। यानी कि कोई भी पार्ट्स, इसमें नया पार्ट्स का निर्माण हमारा नहीं होता है। रिफिलिंग प्रोसेस में नया बेयरिंग का निर्माण नहीं होता है, या फिर नया बेयरिंग के बारे में नहीं बताया जाता है। जिसमें हमारा बेकार पड़ा हुआ चीज जो है, बेकार पड़ा हुआ जो बेयरिंग है, उसको हम लोग दोबारा कार्य में फिर से यूज ले लेते हैं, वो भी मिनिमम कॉस्ट में। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफिलिंग प्रोसेस। तो रिफिलिंग प्रोसेस में भी 7-8 प्रोसेस से हमको उस बेयरिंग को गुजारना पड़ता है, उसके बाद हमारा वो पुनः कार्य में आ जाता है। ये तो जनरली हम लोग किसको देंगे, इसमें क्या हुआ, अगर कोई एक पार्ट खराब है तो चेंज करके डायरेक्ट हम लोग यूज में ले लिए। लेकिन अगर सारे पार्ट्स में थोड़े थोड़े रस्ट आ गए हैं, क्या हुआ है, थोड़े थोड़े रस्ट आ गए हैं, जंग लग गए हैं, बहुत दिनों तक बारिश में पानी में रहने के कारण खराब हो गए, या फिर थोड़े थोड़े सब स्क्रैच आ गए हैं, तो वो सबको कैसे हम पुनः उसी मटेरियल का, उसी चीज का यूज करते हुए दोबारा कार्य में ले लेंगे, उसको आज हम लोग ये रिफिलिंग प्रोसेस में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 पॉइंट नोट करके, और उसके बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे। तो सारे पॉइंट्स को आसान से ध्यान में रखना है कि एग्जाम में आईटीआई के एग्जाम में भी पूछते हैं, क्या है, आईटीआई के एग्जाम में भी पूछते हैं, रिफिलिंग प्रोसेस दे देगा, क्या क्या इसके अंतर्गत आता है उसके बारे में हम लोग बताएंगे। पहले हम लोग देखते हैं रिमूविंग ऑफ ओल्ड लाइन। क्या देखेंगे, पुरानी लाइन को साफ करना। पुरानी लाइनों 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 को हम कब साफ कर सकते हैं, पुरानी लाइनों को दोबारा हम कार्य में कैसे लेंगे, इसके लिए क्या होता है, सेल बेयरिंग को पहले क्या होता है, गर्म करके व्हाइट मेटल या फिर बेबिट मेटल की पुरानी लाइनिंग को साफ किया जाता है। पहले जो बना हुआ बेयरिंग है, बेयरिंग को हम लोग, बेयरिंग के अंदर लाइन, लाइन हम लोग किसको बोलेंगे, कोई भी सरफेस अगर फिनिश है, इसके अंतर्गत लाइंस आ गए, इसका ये रफनेस, खुरदरापन, स्ट्रेस, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। तो बेयरिंग के अंतर्गत भी हमारा ये आ जाएगा, तो हमें क्या होगा, बॉल्स रोलर्स को चलने में बाधा उत्पन्न करेगी। तो उसके लिए क्या होता है हमारा, जब ये सेल बेयरिंग में क्या होता है हमारा, ये सब आ जाता है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, पुनः गर्म करेंगे, हीट करेंगे। उसको क्या करेंगे, बेयरिंग जो हमारा है, बेयरिंग को, बेयरिंग को हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करके क्या होता है, इसमें जो व्हाइट बेबिट मेटल या फिर व्हाइट मेटल जो है, व्हाइट मेटल या फिर बेबिट मेटल से जो बना हुआ हमारा बेयरिंग है, उसके लाइंस को क्या करते हैं हम लोग, साफ कर सकते हैं। किसके माध्यम से, पहले उसको हीटिंग प्रोसेस करके हम लोग इसको, इसमें जो लाइन आ गए हैं हमारे ओल्ड लाइन, पुराने लाइंस जो आ गए हैं, उसको हीट करके हम लोग इसको हटा सकते हैं। दूसरा, जब बेयरिंग में हमारे ग्रीस लगे होते हैं, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, डिग्रीस, मतलब ग्रीस को साफ करना। लाइन को कैसे हटाएं, उसके अंदर मेटल से, अगर मेटल में कोई भी लाइंस छोटे छोटे स्क्रैच वगैरह हिट कर देंगे, तो वो क्या होगा, अगर आर पार की सिरा पिघल के उसमें क्या होते हैं, मिल जाती है, इसलिए उसमें जो लाइंस बने होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, हट जाते हैं। उसके बाद डिग्रीस, डिग्रीसिंग हमारा क्या होगा, डिग्रीसिंग हमारा क्या होगा,
डिग्रीसिंग में हमारा ये हो जाता है कि इसमें जो बेरिंग है उसमें जो ग्रीस हमारा सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट है, सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट है, जो ग्रीस हमारा सूख गया था उसमें, उस ग्रीस को भी साफ करना होगा, क्योंकि नए उसमें ग्रीस सेमी सॉलिड लुब्रिकेंट लगाएंगे तो उसके पहले हमको उसके ग्रीस को हटाना होगा। उसके ग्रीस को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम लाइनिंग को पहले साफ कर लेंगे। लाइनिंग साफ करने के बाद बेरिंग पे लगा हुआ ग्रीस को क्या करते हैं हम लोग, साफ करने के लिए थोड़ा सा पानी में क्या करेंगे, कास्टिंग सोडा मिलाकर पानी को क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं। पानी को क्या करते हैं, पानी में कास्टिंग, पॉइंट ये सब नोट करना है, क्या करना है, पॉइंट नोट करना है। पानी में थोड़ा सा क्या करना है, पानी में थोड़ा सा क्या करना है, कास्टिंग सोडा। पानी में थोड़ा सा कास्टिंग सोडा, पानी में थोड़ा सा क्या करेंगे हम लोग, कास्टिंग सोडा मिला करके उसको क्या करेंगे, गर्म कर देंगे। इसको गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद हम लोग उसमें क्या करेंगे, गर्म करने के बाद उसमें हम लोग उसको हीट कर देंगे। गर्म करने के बाद उसमें वो बेरिंग जो है, सेल जो है, उसको उसमें डाल देंगे। उसको डाल देने से क्या होगा, उसमें जो भी ग्रीस वगैरह लगा होता है वो क्या होगा, हट जाएगा। वो किसके कारण, कास्टिंग सोडा जो मिला होता है उसके कारण, उससे ग्रीस को हम लोग आसानी से साफ करते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे पिकलिंग। पिकलिंग प्रोसेस हमारा क्या है, तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं। एग्जाम में पूछ देता है कि रिफिलिंग प्रोसेस में पिकलिंग प्रोसेस का क्या अहम रोल है, या फिर पिकलिंग प्रोसेस में क्या होता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं। तो पिकलिंग प्रोसेस में क्या होता है ना, बेरिंग का जो हम लोग लाइन था, लाइन को साफ किए, उसमें जो ग्रीस लगा हुआ था, ग्रीस को भी हम लोग क्या किए, साफ कर दिए। उसके बाद उसके सरफेस पर रफनेस लाने के लिए बेरिंग का जो लाइन वगैरह था उसको स्मूथ हम लोग कर दिए, गर्म कर दिए, उसमें लगे हुए ग्रीस को भी साफ कर दिया। अब उसमें रफनेस लाने के लिए, रफनेस लाने का मतलब है अगर कोई भी सरफेस है वह बहुत ही स्मूथ है तो उसके ऊपर किसी भी पदार्थ का लेपिंग करेंगे तो क्या होगा, लेपिंग को नहीं पकड़ेगा, क्योंकि हमको बेरिंग का बॉल्स वगैरह चलाना है तो उसके लिए उसमें लेपिंग करने की जरूरत पड़ेगी। बॉल्स वगैरह नहीं चलेगा, उसके लिए लेपिंग करने के लिए उसके सतह को खुरदरापन वाले लाना होता है। सतह में खुरदरापन लाने की प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पिकलिंग बोलते हैं। पिकलिंग यानी कि जो भी सरफेस है उसमें खुरदरापन लाने की प्रक्रिया को ही पिकलिंग कहते हैं। और इसमें भी पिकलिंग को जब भरते हैं तो उसको कोई और नाम से जानते हैं, तो उसको आगे हम लोग देखेंगे। तो क्या करते हैं, उसमें रफनेस लाने के लिए पिकलिंग प्रोसेस हम लोग करते हैं, जिसमें बेरिंग के सरफेस, तो अब वो रफनेस हम लोग लाते कैसे हैं, ये तो पता चला हम लोग पिकलिंग में रफनेस करते हैं, पर वो रफनेस आता हमारा कैसे, तो उसको हम लोग इसमें देखना है। इसमें क्या होता है हमारा, बेरिंग के साथ क्या होता है, बेरिंग के सरफेस के साथ व्हाइट मेटल बेबिट मेटल, व्हाइट मेटल या फिर बेबिट मेटल का क्या होता है, सरफेस के साथ पकड़ हमारा क्या होता है, मजबूत होता है, पकड़ हमारा मजबूत होता है। इसके पकड़ को, मजबूती को किस प्रकार से अलग किया जाए, क्या हम लोग यूज करते हैं, जो इसके पकड़ जो स्मूथनेस ये बना के रखा हुआ था इसमें खुरदरापन आ जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें एसिड का हम लोग प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, एसिड का
प्रयोग करते हैं, तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 15% वाला सल्फ्यूरिक एसिड का घोल पर प्रयोग करते हैं। पिकलिंग ऑपरेशन में 15% वाला सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। 15% वाला सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करते हैं, जिसको सरफेस पर 4 या 5 मिनट तक लगाया जाता है। कि बेरिंग का जो सरफेस है हमारा, जो बेरिंग है हमारा, इसके सरफेस पर क्या करते हैं हम लोग, 4 से 5 मिनट कंटिन्यूअस लगाते हैं। किसको लगाते हैं हम लोग उसके सरफेस पे, 15% वाला सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसके घोल को, 15% वाला सल्फ्यूरिक एसिड के घोल को हम लोग क्या करते हैं, उसमें लगाते हैं। किसमें लगाते हैं, बेरिंग के सरफेस पे। ये 4 से 5 मिनट, कितने टाइम तक, टाइम 4 से 5 मिनट तक हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। तो 4 से 5 मिनट तक 15% वाला सल्फ्यूरिक एसिड का अगर हम लोग प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, उसके सरफेस पर खुरदरापन हमारा क्या होगा, आ जाएगा। उसके सरफेस पर खुरदरापन आ जाएगा। वो खुरदरापन आने से हमारा क्या होगा, जब इसके ऊपर लेपिंग प्रक्रिया करेंगे तो वो लेपिंग प्रक्रिया में जो भी मेटल का हम लोग यूज करेंगे वो आसानी से क्या करेगा, उसमें चिपक जाएगा, पकड़ जाएगा, सरफेस को क्या करेगा, स्मूथ बना देगा। ठीक है, इसको देखिए, इसमें 4 से 5 मिनट हम लोग क्या करेंगे, इसका लेप लगा देंगे। उसके बाद कास्टिंग सोडा मिले हुए पानी के घोल में इसको हम लोग क्या करेंगे, धो देंगे। इसके घोल से धो देने से क्या होगा, इसमें खुरदरापन हमारा क्या होगा, आ जाएगा। ये खुरदरापन आ जाने के बाद हम लोग चौथा नंबर जब प्रोसेस करते हैं वो क्या करते हैं, टिनिंग। चौथा नंबर हमारा क्या ऑपरेशन हो जाता है, टिनिंग। इसमें खुरदरापन किए हुए सतह टीन का हम लोग एक लेप लगा देते हैं। क्या करते हैं, टीन का एक लेप लगा देते हैं, जिससे सरफेस पर क्या आता है, लाइनिंग करनी होती है। टिनिंग प्रोसेस में क्या होता है, सरफेस पर लाइनिंग करने की जरूरत पड़ती है। तो लाइनिंग करने के लिए पहले टिनिंग क्या होता है, कर लिया जाता है। अर्थात पिघले हुए टीन की, वही बताया, टीन का परत चढ़ा पिघला हुआ, यानी कोई भी ये सॉलिड मटेरियल है उसके ऊपर किसी भी चीज का परत लगाएंगे तो जनरली टीन का परत लगा दे, टीन को रगड़ने से परत नहीं ना बन जाएगा, या फिर जिंक रगड़ने से जिंक का परत नहीं ना बन जाएगा, शीशा रगड़ने से इसके ऊपर शीशा का परत नहीं ना बन जाएगा। तो जिस चीज का आपको इसके ऊपर परत लगाना है उसका पिघला हुआ आपको ले लेना। तो यहाँ पे ये देख के हमारा क्लियर होगा कि टीनिंग ऑपरेशन है, तो इसमें मटेरियल हमारा टीन लगे, टीन के पिघले हुए घोल को इसमें हम लोग लेपिंग क्रिया करेंगे। टीन की पिघले हुए घोल को इसमें हम लोग लगाएंगे, पतली सतह इस पे ऊपर क्या करेंगे, हम लोग लगा देंगे। तो इससे ये लाभ हो जाएगा कि पिघला हुआ व्हाइट मेटल या बेबिट मेटल आसानी से क्या होगा, सरफेस पर हमारा चिपक जाएगा। पिघला हुआ जो व्हाइट मेटल या फिर बेबिट मेटल है, व्हाइट मेटल या फिर बेबिट मेटल, बेबिट मेटल हमारा सरफेस पे चिपक जाएगा। वैसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, टिनिंग बोलते हैं। तो 4 ऑपरेशन हम लोग देखे। एक में पहले क्या देखे, सबसे पहले हम लोग क्या देखे, उसको गर्म किए, हीट करके लाइन को हटा दिए। वो क्या था हमारा, रिमूविंग ऑफ ओल्ड लाइन था। दूसरा हमारा हो जाता है डिग्रीसिंग। डिग्रीसिंग में हम लोग क्या किए,
कास्टिक सोडा मिलाकर पानी को गर्म किया, उसमें हम लोग बेरिंग को डाल के उसके ग्रीस को साफ कर दिया। उसके बाद पिघलिंग प्रोसेस था। पिघलिंग प्रोसेस में क्या किया, 15% वाला सल्फ्यूरिक एसिड का घोल मिला दिए, उसको हम लोग 4 से 5 मिनट तक लेप लगाए, उसमें खुरदरापन आ गया। खुरदरापन आ जाने के बाद हम लोग क्या किए, टीन की पिघली हुई लिक्विड को एक तल के रूप में इसके ऊपर लेपिंग कर दिए, जिससे हमारा क्या हुआ, टिनिंग ऑपरेशन पूरा हो गया। यानी कि पहले उसमें खुरदरापन लाए, फिर उसको अंतिम टिनिंग ऑपरेशन करके इसको खुरदरापन को बराबर कर दिया। उसके बाद क्या होता है, टिनिंग ऑपरेशन आप लोग देख लीजिए। टिनिंग के बाद हम लोग देखते हैं आगे क्या है। 5वां नंबर है क्लैंपिंग ऑफ बेरिंग। क्लैंपिंग ऑफ बेरिंग, तो सेल बेरिंग के दोनों पीस को एक जिग के द्वारा क्लैंप किया जाता है। क्या होता है, सेल बेरिंग के दोनों पीसों को, बेरिंग का दोनों पीस, जैसे इनर रेसा और आउटर रेसा हो जाता है, तो इनर रेसा और आउटर रेसा के दोनों पीसों को क्या जाता है, एक जिग के द्वारा क्लैंप कर दिया था। जिग के द्वारा हम लोग, जिग में क्या करते हैं, उसके इनर रेसा और आउटर रेसा को क्लैंप कर लेते हैं और बीच में राउंड ब्लॉक अर्थात कोर सेट कर दिया जाता है। बीच में क्या करते हैं हम लोग, राउंड ब्लॉक या फिर कोर को सेट कर देते हैं। कहाँ पे, इनर रेसा और आउटर रेसा के बीच में हम लोग क्या करते हैं, कोर सेट कर देते हैं। क्या करते हैं, राउंड ब्लॉक सेट कर देते हैं, जिससे क्या होता है, कोर का साइज शाफ्ट के साइज से थोड़ा सा कम होना चाहिए। बेरिंग को क्लैंप करना किस प्रकार से होता है, सेल बेरिंग के दोनों पीसों में एक को जिग के द्वारा क्लैंप किया जाता है। एक को पहले इसको हम लोग यहाँ पे रिफिलिंग देखिए, हम लोग इसको क्लैंप दोबारा जहाँ पे कार्यस्थल पे लगाना है वहां का हम लोग इसमें बात कर रहे हैं, क्या है, क्लैंपिंग और बेरिंग। तो दो पीस को हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें जिग में होल्ड करते हैं, जिग में इसको लगा देते हैं। जिग में लगाने के बाद एक को शाफ्ट के साथ जोड़ देते हैं। एक को क्या करते हैं हम लोग, शाफ्ट के साथ साइज से क्या करते हैं, थोड़ा सा कम होना होता है। शाफ्ट के साइज से थोड़ा सा कम होने से क्या होगा, वो प्रेस फिट हो जाएगा। शाफ्ट के साइज से थोड़ा सा कम होगा तो प्रेस फिट हो जाएगा। अगर शाफ्ट के साइज से हल्का भी या फिर शाफ्ट के साइज के भी बराबर होगा तो अच्छी तरह से फिट नहीं होगा। तो शाफ्ट के साइज से थोड़ा सा इसको बेरिंग के साइज में थोड़ा सा छोटा रखा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, क्लैंपिंग ऑफ बेरिंग। उसके बाद देखते हैं क्लैंपिंग ऑफ बेरिंग के बाद हमारा क्या है, ज्यादातर अब आगे के जो भी पॉइंट्स आएंगे वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे आगे के जो 4 पॉइंट्स पे यही ज्यादातर हमारा उपयोग में था और एग्जाम में पूछा जाता है। पर बुक में होता है तो उसको एक बार बता देते हैं, ध्यान में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो उतना इसको ध्यान में रखने का जरूरत भी नहीं है। मेल्टिंग ऑफ व्हाइट मेटल या फिर बेबिड मेटल। मेल्टिंग ऑफ व्हाइट मेटल और बेबिड मेटल। मेल्टिंग ऑफ व्हाइट मेटल और बेबिड मेटल हमारा क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो व्हाइट मेटल और बेबिड मेटल को क्या करते हैं कि बर्तन में डालकर हल्के ताप पर पहले पिघलाना होता है। पहले व्हाइट मेटल और बेबिड मेटल को हल्का ताप पर एक बर्तन में डाल के हम लोग पहले उसको क्या करते हैं, गर्म करके पिघला लेते हैं। उसको गर्म करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, व्हाइट मेटल या बेबिड मेटल का गलनांक से लगभग 50 डिग्री अधिक तापमान रखकर, जितना भी इसका गलनांक होता है, गलनांक से हम लोग क्या करते हैं, 50 डिग्री अधिक, 50 डिग्री अधिक, 50 डिग्री सेल्सियस हम लोग क्या करते हैं, अधिक तापमान रखकर धातु को पिघलाना चाहिए। पिघलने के बाद क्लैंप किए हुए सेल में भर देना चाहिए। क्लैंप किए हुए सेल में भर देना चाहिए। धातु को भरने से पहले सेल को थोड़ा सा गर्म कर लेना चाहिए, जिससे नमी क्या होगा, दूर हो जाएगा।
जहां पे व्हाइट मेटल या बेबी मेटल जहां हम लोग फिल कर रहे थे, मेल्टिंग कर रहे थे, मेल्टिंग करने से पहले उस जॉब या वर्कपीस को क्या करेंगे, थोड़ा सा हीट कर लेंगे। हीट कर लेने से क्या होगा, उसमें जो भी नमी वगैरह है वो क्या होगा, हमारा खत्म हो जाएगा, नमी वगैरह उसमें हट जाएगा, नमी वगैरह हट जाएगा। उसके बाद अगर हम उसमें बेबी मेटल या फिर व्हाइट मेटल डालेंगे तो क्या होगा, आसानी से वो चिपक जाएगा, किसी भी प्रकार की नमी नहीं आने के कारण ऑक्सीडाइजिंग उसमें नहीं होगा। इसके लिए क्या करना होगा, बेबी मेटल या फिर व्हाइट मेटल उसका जो गलनांक पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, उससे हम लोग 50 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक तापमान पर हीट करके इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखते हैं फिलिंग ऑफ मेटल। फिलिंग ऑफ मेटल फिलिंग ऑफ मेटल, व्हाइट मेटल या बेबी मेटल को पिघलने के बाद क्लैंप किए हुए सेल में भर देना चाहिए। धातु को भरने से पहले सेल को थोड़ा सा गर्म कर लेना चाहिए, जिससे नमी क्या होता है, दूर किया जाता है। उसी को हम लोग जो अभी प्रोसेस बताया वही हमारा क्या होता है, फिलिंग ऑफ मेटल। फिलिंग ऑफ मेटल करने के लिए क्या करना चाहिए, व्हाइट मेटल या बेबी मेटल को क्या करना चाहिए, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, मेल्टिंग पॉइंट उसका जितना है उसके मेल्टिंग पॉइंट से 50 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा हम लोग उसको क्या करेंगे, हीट करते हैं। ज्यादा हीट करने के कारण हमारा क्या होगा, वो अच्छी तरह से पिघल जाएगा, जहां पे मेल्ट करना होता है वो आसानी से हमारा मेल्ट हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं मशीनिंग एंड स्क्रैपिंग। मशीनिंग एंड स्क्रैपिंग हमारा क्या होता है उसको हम लोग इसमें देखेंगे। आज का लास्ट पॉइंट हमारा हो जाता है मशीनिंग और स्क्रैपिंग। मशीनिंग एंड स्क्रैपिंग। मशीनिंग एंड स्क्रैपिंग क्या होता है, व्हाइट मेटल या बेबी मेटल की रिफिलिंग के बाद सही साइज के लिए बेरिंग को मशीन में स्क्रैपिंग करना ही क्या होता है, मशीनिंग एंड स्क्रैपिंग। जैसे देखो मेटल को हम लोग डाल दिए, मेटल डालने के बाद फिल करने के बाद उसमें क्या होता है, जो मेटल डाल दिए तो मेटल थोड़े से इधर उधर साइज से ज्यादा या कम हो जाते हैं, ज्यादा या फिर कम हो जाता है। उसको हम लोग क्या करते हैं, मशीनिंग प्रोसेस करके एक्चुअल जितना डायमेंशन में रखना है, एक्चुअल डायमेंशन में जो रखना होता है उसमें लाने के लिए जो भी मशीनिंग ऑपरेशन किया जाता है या फिर जो अधिक मात्रा में आ जाते हैं उसको हम लोग जो कट करके हटाते हैं, मशीनिंग ऑपरेशन जो उसमें स्क्रैप बनते हैं उसी को हम लोग क्या करते हैं, स्क्रैपिंग। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग ठीक है, तो स्क्रैपिंग हम लोग किसको बोलते हैं वो यहाँ तक क्लियर आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में।